अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। इस हफ्ते दो बड़ी घटनाएं घटी हैं। पहली घटना, किसान का एक बहुत बड़ा नेता राकेश टिकैत ने किसानों के मंच का गलत इस्तेमाल करते हुए राजनीति का शब्द यूज़ किया और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम डिक्लेयर कर दिया। इस देश में रहने वाले 25 करोड़ मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की और एक किसानों के हित से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की। सवाल यह पैदा होता है कि राकेश टिकैत ने जो ओवैसी साहब के ऊपर हमला किया उस पर उसकी क्या मंशा थी। इस वीडियो के माध्यम से मैं उस मैटर को क्लियर कर दूंगा। पहली बात तो राकेश टिकैत ने जब ओवैसी साहब को चचा जान, बीजेपी की ए बी टीम और इस बात का दावा किया कि ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में योगी को जिताने आए हैं, मैंने पहले ही इस पर एक वीडियो बना दी जिस पर मैंने सिद्ध कर दिया कि एमआईएम के लड़ने से बीजेपी कहीं नहीं जीती है, बल्कि एमआईएम के लड़ने से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी हारी है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राकेश टिकैत असल में है कौन। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें राकेश टिकैत खुद राजनाथ सिंह जो इस वक्त बीजेपी का रक्षा मंत्री है उसके साथ खड़ा है। राकेश टिकैत 2017 से लेकर 2019 के इलेक्शन तक बीजेपी के साथ काम कर रहे थे। चाहे उत्तर प्रदेश में योगी को जिताना हो या 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनानी हो, इसमें राकेश टिकैत का बहुत बड़ा हाथ है। राकेश टिकैत का दिल पहले से ही बीजेपी की तरफ झुका हुआ है और बीजेपी की सरकार बनाने में किसानों का सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी ने डलवाया है बीजेपी में तो उस शख्स का नाम है राकेश टिकैत। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। राकेश टिकैत वो बंदा है जो 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे का एक्यूज्ड है। ये वो मुजफ्फरनगर का दंगा है जिसमें हज़ारों मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, माओ बहनों का बलात्कार किया गया, मुसलमानों को इस हाल पर जीने पर मजबूर किया गया कि वो कई महीनों तक कब्रिस्तान में ज़िंदगी गुजार रहे थे। उस दंगे में भी राकेश टिकैत को एक्यूज ठहराया गया है, उसमें भी उसको संगीन नज़र से देखा गया है। अगर ऐसे शख्स का मुसलमान विश्वास करके ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कहेंगे तो मैं ऐसे समाज के उन चुनिंदा लोगों को जाहिल और मुनाफिक कहूँगा जो ऐसे बीजेपी के एजेंट को अपना मसीहा मानने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, राकेश टिकैत ने ओवैसी साहब पर हमला किया, किसान मंच का गलत इस्तेमाल किया। बैरिस्टर ओवैसी साहब की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। 22 सितंबर 2021 संभल से जब असदुद्दीन ओवैसी साहब स्पीच करेंगे तो वो राकेश टिकैत के द्वारा लगाए गए तमाम इल्ज़ामों का तथ्य के बुनियाद पर जवाब देंगे और उसकी कह कर लेंगे जैसे कि वो बीजेपी से खुले संसद में लेते हैं। आसिम वक़ार साहब ने भी राकेश टिकैत का पोल पट्टा खोल दिया है, उनकी बात भी आप तक पहुंच चुकी होगी। अब दूसरी खबर पर बात करते हैं। अन्ना हज़ारे, भारतीय जनता पार्टी ने अन्ना हज़ारे का सहारा लेकर कांग्रेस की सरकार गिराई, अपनी सरकार बनाई। ठीक, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक उसी तरीके से राकेश टिकैत भी आज कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार गिराने के लिए। इसीलिए वो बैरिस्टर ओवैसी साहब पर बहुत ज़्यादा हमलावर हो चुके थे। एक तस्वीर सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रही है जिसका नाम है पूनम पंडित। अगर मैं सही हूँ तो इस महिला का नाम है पूनम पंडित। ये भी किसानों के एक नेता के तौर पर इन्हें देखा जाता है। पूनम पंडित ऐसे तो बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन हाल ही के दिनों में इन्हें बीजेपी के किसी दफ्तर के यहाँ बैठा पाया गया जहाँ पर वो मास्क लगाकर बैठी हुई है। बीजेपी के दफ्तर के जो झंडे हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पूनम पंडित से जब इस बारे में पूछा गया कि आप जैसी लेडी जो नरेंद्र मोदी के बारे में भी अभद्र टिप्पणी करती हैं, आप बीजेपी कैसे शामिल हो सकती हैं, तो उन्होंने अपनी सफाई में, पूनम पंडित ने अपने इस पिक्चर की सफाई में जो बातें कही है मुझे लगता है कि वो देशवासियों को सुनना चाहिए। उसके बाद मैं इस पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहूँगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एक फोटो बड़ा वायरल हो रहा है, अभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ यहाँ का, और ये दीवार है, इसके ऊपर का वो एडिट किया हुआ है। चलिए खैर कोई बात नहीं, करने दीजिए, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हमें खास विषय पे तो पूनम पंडित ने लाइव वीडियो में आकर कहा कि वो तस्वीरें फेक थी। पूनम पंडित का बीजेपी से कोई लेने देने नहीं है और मुझे भी नहीं पता कि पूनम पंडित का बीजेपी से लेने देना है कि नहीं है। ओके, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। पूनम पंडित ने अपने वीडियो में जो तस्वीरें दिखाई, जो वीडियो दिखाया उसकी एक स्क्रीनशॉट है और पूनम पंडित जिस बीजेपी के दफ्तर पर बैठी थी ये उसकी दूसरी तस्वीर है। अब आप खुद फैसला कर सकते हैं। पूनम पंडित का मानना है कि जो तस्वीर में वो बीजेपी दफ्तर में बैठी हुई दिख रही है वो तस्वीर एडिट है। असल में ये वही रूम है, जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वही रूम है जहाँ पर पूनम पंडित बैठी थी। देखिए,
पूनम पंडित जब बीजेपी के दफ्तर गई, वहाँ पर जो पोस्टर छपा है, जो दीवार है, लगभग हमारी नज़रों के सामने है। दीवार का कलर भी ठीक ठाक है, ठीक वैसे ही जैसा पूनम पंडित के घर में, लेकिन दोनों का लोकेशन पूरे तरीके से अलग है। जो स्विच बोर्ड पूनम पंडित के घर में दिख रहा है वो इस दीवार में नहीं दिख रहा है, और जो पूनम पंडित के यहाँ दरवाज़ा में पर्दा दिख रहा है वो इस दीवार में नहीं दिख रहा है। तो यकीनन कलर एक है, लेकिन दोनों दीवारें अलग है, दोनों घर अलग है, और इस बात की संभावना बढ़ गई है कि वाकई में पूनम पंडित सच में बीजेपी दफ्तर गई होंगी। सबूत के पड़ताल में तो साफ साफ यह देखा जा सकता है कि दोनों घर अलग हैं। कलर सेम होने से घर सेम नहीं हो जाता। वेल, पूनम पंडित बीजेपी ज्वाइन करे या ना करे, इससे मेरा कुछ नहीं नुकसान होगा, ना ही मुस्लिम कौम का नुकसान होगा। पूनम पंडित के बारे में ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि कल को अगर ये बीजेपी ज्वाइन होगी तो इसका सबसे पहला हमला ओवैसी साहब पर होगा, और ये भी एक किसान के मंच में चढ़कर अचानक से कह देगी कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, अल्लाह अकबर का नारा लगा देगी और मुसलमानों को बहकाने की कोशिश करेगी। तो मैं पहले से मुसलमानों को सतर्क कर रहा हूँ कि जो भी नॉन मुस्लिम ब्रदर सिस्टर अगर बीजेपी के ख़िलाफ़ है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे साथ हो। हमारी लड़ाई काफ़ी अलग है, मुसलमानों की लड़ाई अन्य जातों की लड़ाई से बहुत अलग है। हमारे साथ शोषण किया गया, हम बैकवर्ड हो चुके, हमारे पास जॉब नहीं, हम अपने दम पर भारत में ज़िंदा है, और हमें पॉलिटिक्स में भागीदारी चाहिए, हमें अपने नेताओं को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बढ़ाना है। ये हमारी लड़ाई है, लेकिन पूनम पंडित या फिर राकेश टिकैत की लड़ाई नहीं है, इसलिए इनके छलावा में हमें नहीं आना चाहिए। मैं एक खबर जाते जाते देना चाहूँगा जो बहुत बहुत ज़रूरी है कि यूपी के एटीएस ने बहुत सारे मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया, ये कहकर कि वो पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं और भारत में हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। यह उस वक्त जब उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हमारे सर में चढ़ कर बैठा हुआ है। जाहिर सी बात है कि कहीं पर बम ब्लास्ट हो जाए या फिर कहीं पर कोई बड़ा दंगा हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन में दंगा करवाना ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की आम आदत है, और मुसलमानों को पकड़ के फंसा देना और नाम ले लेना, फिर बेगुनाह मुसलमान को फांसी चढ़ा देना भी बहुत आम बात है हमारे देश में। तो इस खबर की पड़ताल करते हुए मुझे पता चला, ललन टॉप ने साफ तौर पर छापा। पूरी न्यूज़ को देखिए। पहले तो एबीपी न्यूज़ ने और पूरे न्यूज़ चैनल गोदी मीडिया ने मुसलमानों का चेहरा लगा कर इस बात को बताया कि ये लोग आतंकवादी हैं। बिना सबूत, बिना आधार पर इनको आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन अब खबर सुनिए। यूपी एटीएस ने जिन्हें संदिग्ध आतंकी बताकर सौंपा, उन्हें दिल्ली पुलिस ने छोड़ दिया है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने उन युवकों को छोड़ दिया है जिसे यूपी की एटीएस ने आतंकवादी कहकर दिल्ली पुलिस के हवाले किया था। यानी उनको निर्दोष मुसलमान लोगों को फंसाकर यूपी की एटीएस ने दिल्ली पुलिस को दिया, और दिल्ली पुलिस ने ना गवाह होने की वजह से, कोई सबूत ना होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया। पूरी रिपोर्ट सुनिए। यूपी एटीएस की टीम ने कथित आतंकी मॉड्यूल से कनेक्शन के शक में 3 लोगों को अलग अलग जगहों से उठाया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हवाले कर दिया। लेकिन अब यूपी एटीएस की किरकिरी हो गई है। दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। उसका कारण बताया है कि उन लोगों के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा तीसरे शख्स की जानकारी होने से इनकार किया है। स्पेशल सेल ने कहा कि यूपी एटीएस ने उन्हें 2 ही लोग सौंपे थे जिन्हें उनके परिवार के सुपुर्द कर दिया गया। यानी यूपी एटीएस जिन मुसलमानों को आतंकवादी बता रही थी, दिल्ली पुलिस ने उन मुसलमानों को बेगुनाह कहकर उन्हें बाइज्जत उनके घर पर छोड़ दिया है। तो ये बहुत बहुत नंगा नाच हमारे देश में किया जाता है जब भी इलेक्शन का वक्त आता है। लेकिन हम भारत में रहने वाले मुसलमान ना कभी किसी आतंकवादी का साथ देते थे, ना अब देते हैं, ना ही आने वाले वक्त में देंगे। हमारा भरोसा अल्लाह पर था, है और रहेगा, और हम संविधान की मानते थे, संविधान की मानते हैं, और आगे भी संविधान की रक्षा करते रहेंगे जब तक इस देश में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे मसीहा मौजूद है, तब तक संविधान पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। राकेश टिकैत भी लगभग बीजेपी कांग्रेस से मिलकर काम कर रहे हैं। पूनम पंडित भी दफ्तर जारी। अब किसानों का मसीहा कौन है? तो मेरी नज़र में किसानों का अब अगला मसीहा, किसानों को खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चुन लेना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर काबिलियत है, उनके अंदर ताकत है, उनके अंदर जुनून है, और उनके अंदर इल्म है कि वो भाजपाई वो जो कानून, काला कानून है, फार्मर्स बिल जो है, उसको वापस हटा सकते हैं और किसानों को उनका हक दिला सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि बैरिस्टर ओवैसी साहब के सिवा दूसरा कोई नेता भी भारत में नहीं है। तो किसानों को चाहिए कि राकेश टिकैत और पूनम पंडित को छोड़कर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ थाम ले। कुछ किसानों को दारुस्सलाम जाना चाहिए और अपने प्रोटेस्ट में असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता मानकर उन्हें इन्विटेशन देकर वहाँ पर भाषण करवानी चाहिए, और ओवैसी साहब के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़नी चाहिए। आपको मेरा सुझाव कैसा लगा हो, आप कमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि क्या किसानों को
अपने नेता राकेश टिकैत और पूनम पंडित को छोड़कर ओवैसी साहब को बना लेना चाहिए? हाँ या ना में अपनी बातों को आप कमेंट पर रख सकते हैं। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको लाइक करना है, इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम में शेयर करना है। अपनी बातों को कमेंट पर रखना है कि आप राकेश टिकैत, पूनम पंडित के मैटर में और ओवैसी साहब के मैटर में आप किसके साथ खड़े हैं। क्या आप राकेश टिकैत के बातों का विश्वास करेंगे या ओवैसी साहब के साथ खड़े थे हैं और आगे भी रहेंगे? हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के सलाम, रहमत बरकत अब तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब, पीस अपॉन अस।